कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। यह हमारी दुखती रग है, दुखती रग थी और दुखती रग रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपनी कश्मीरी भाइयों को उनकी हालों पर नहीं छोड़ेंगे। यह कथन है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर के। 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में इसने इस तरह का भाषण दिया था। और फिर 22 अप्रैल को कश्मीर की सुंदर वादियों में बसा एक सुंदर जगह पहलगाम के पैसरन में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वे आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे जिससे कि लोगों को कोई शक ना हो और उन्हें लगे कि यह इंडियन आर्मी का ही काम है। आतंकवादियों ने पर्यटकों से पूछना शुरू किया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। उसमें से जो हिंदू पाए गए उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी। उन लोगों ने महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया और कहा कि तुम जाकर अपनी सरकार को बताओ। इस घटना में लगभग 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। सैकड़ों पर्यटकों को वहां के लोकल लोग बचाने में कामयाब हो गए। सैयद अली हुसैन नामक एक नौजवान जो घुड़सवारी कर अपना जीवन यापन करता था, उसने आतंकवादियों से अपील की कि ये लोग निर्दोष हैं और ये हमारे मेहमान भी हैं, इन्हें कुछ मत करो। लेकिन आतंकवादियों ने एक न सुनी और उसे भी गोली मार दी। पर्यटकों की जान बचाने वाले के लिस्ट में एक और भी नाम सामने आता है जिसका नाम था सज्जाद अहमद। जब उन्हें पता चला कि आतंकवादियों ने बैसरन में घटना का अंजाम दिया है तो तुरंत वहां पहुंचे और पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश करने लगे। वे घायलों को अपने पीठ पर बिठाकर उनकी जानें बचाई, जिसे हम हीरो ऑफ द कश्मीर भी कह सकते हैं। उस नौजवान लड़का को दिल से सलाम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम अटैक एवं कायर आतंकवादियों की क्रूरता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम यानी चरवाहों का गांव, एक हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ के रास्ते में जाते समय अपने बैल को यहीं पर बांधा था, इसलिए इसे बैलों का गांव भी कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पहलगाम की जनसंख्या 9264 है, जिसमें मुस्लिम 80%, 17.5% हिंदू और 2.5% SC/ST है। पहलगाम जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जिले में स्थित है। यह काफी ऊंचाई पर है जिससे कि इसका दृश्य और भी सुंदर लगता है। पहलगाम के चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ जाने का रास्ता है। यहाँ अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन वे जोर तौर से यात्रियों की सहायता करते हैं। पाकिस्तान में स्थित कुछ लोगों को यह चीज रास नहीं आती है और वे समय समय पर भारत में हमले करवाते रहते हैं। उन्होंने 2 अगस्त 2000 की रात को नौनवान बेस कैंप पर हमला किया था, जिसमें करीब 32 लोग मारे गए थे। फिर एक साल बाद 20 जुलाई 2001 को आतंकवादियों ने शेषनाग बेस कैंप पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की जान गई। फिर 2002 में चंदनवाड़ी पर, 2019 में पुलवामा और फिर पहलगाम के बेसरन में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति में घटना को अंजाम दिया। उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी, जिससे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाया जा सके और देश में शांति एवं अमन की जगह गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही और दुश्मन इसका फायदा उठा सके। लेकिन वे ये भूल गए कि ये हिंदुस्तान के लोग अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी क्यों ना हो। घटना में पाकिस्तानियों के संपूर्ण हाथ का सबूत। 22 अप्रैल को जब यह घटना हुई थी तो उस समय लोग कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि इसमें किसका हाथ है। लेकिन बाद में भिखमंगे देश पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस घटना की जिम्मेवारी ली और उसने कहा यह तो अभी शुरुआत है, हमारी संपूर्ण जांच एजेंसियां अभी एक्टिव हैं। सोचने वाली बात ये भी है कि जो भेलपुरी वाले, चाय वाले एवं छोटे छोटे रेडी पर जो दुकान किया करते थे वे अचानक कहाँ चले गए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इन्हें पकड़ा भी नहीं है। कहीं ये पाकिस्तानी स्लीपर सेल के सदस्य तो नहीं थे जो इंडियन आर्मी के मूवमेंट का संपूर्ण खबर पाकिस्तान को दिया करते थे, क्योंकि आतंकवादियों ने इन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये भी जांच का विषय है। क्या है रेजिस्टेंट फ्रंट, आइए जानते हैं। सन 1985 ईस्वी में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा नामक एक आतंकवादी संगठन की नींव रखी गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना था। लेकिन पाकिस्तान का यह मंसूबा भारत के सेनाओं ने कभी पूरी नहीं होने दी और साल 2018 आते आते इसकी कमर तोड़ दी गई।
क्योंकि भारतीय सेनाओं ने लश्कर-ए-तैयबा के 5 प्रमुख लीडर को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैयबा को मिलाकर एक नया आतंकी संगठन बनाया, जिसका नाम रखा द रेजिस्टेंट फ्रंट। इसका प्रमुख उद्देश्य धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को फंसाया जाए और फिर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। यह संगठन सोशल मीडिया अकाउंट पर काफ़ी एक्टिव रहता है और भड़काऊ पोस्ट से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। यह ऑनलाइन जिहाद को बढ़ावा देता है। भारतीय जांच एजेंसियां लगातार इन पर निगरानी रखती हैं। टूरिज्म पर असर। हम जानते हैं कि कश्मीर वर्षों से आतंकवाद को लगातार झेलता आ रहा है। 370 हटने की ट्रांजिशन को भी देखा है, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे थे। टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और कश्मीर 12,000 करोड़ सालाना कमाई को पार कर चुका था। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि यही रफ्तार रहा तो कश्मीर के सालाना कमाई 2030 तक 30,000 करोड़ पार कर जाएगा। इस हमले के पहले वहां के संपूर्ण होटल बुक थे। लोग प्राइवेट होटल में अपना समय बिता रहे थे। दुबई के इन्वेस्टर यहां होटल खोलने में लगे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट शुरू कर दी थी। कश्मीर का विकास जोर शोर से चल रहा था। यही विकास पाकिस्तानियों को रास नहीं आई और उन्होंने हमला कर दिया। एक ही झटके में मानिए सब कुछ तबाह हो गया। अभी सब होटल बंद हैं, टूरिस्ट वहां जा नहीं रहे हैं, जिससे कश्मीर के लोग चिंतित हैं क्योंकि उनका रोजगार ठप है, दुकानें सील हैं। सरकार के कदम। भारत के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश भरा हुआ है। हर भारतीय के दिल में जो आग लगी है बस एक ही पुकार कर रही है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आतंकवाद उसके डिक्शनरी से बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है इन कायरों की गिदड़ भभकी एवं इनका कुकर्म। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है। यही टाइम है इन लोगों को सबक सिखाने का। घटना का पता चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई से वापस चले आए और सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये ऐसे निर्णय हैं जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है, वह घबरा चुका है। आइए जानते हैं ये निर्णय क्या है। सिंधु जल समझौता रद्द। अब भारत के इशारे पर पानी पाकिस्तान में जाएगा। भारत जब चाहे पानी को रोक सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान के 30% जीडीपी सिंधु नदी के पानी पर टिका हुआ है। यदि पानी रोक दिया गया तो वहाँ की कृषि व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लोग भूखे मारे जाएंगे, बिजली उत्पादन में काफ़ी गिरावट हो जाएगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद। दोनों देशों के बीच जो सामान आती जाती थी उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसका मतलब नो ट्रेड विद द पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का सार्क वीजा कैंसल। जो पाकिस्तानी भारत में सार्क वीजा लेकर आए थे उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा और बाद में ना तो कोई पाकिस्तान भारत में प्रवेश करेगा। पर्सोना नॉन ग्राटा समाप्त। इसके तहत भारत पाकिस्तान में स्थित सभी डिफेंस अधिकारियों को वापस बुला लेगा। मतलब नो मोर डायलॉग विद पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के एम्बेसीजों की संख्या घटा दिया गया है। पहले भारत पाकिस्तान के एम्बेसीजों की संख्या 55 थी, लेकिन इसे घटाकर 30 कर दी गई है, जो 1 मई से लागू होगी। इसमें से सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता रद्द करने से होगी, क्योंकि पाकिस्तान की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आइए जानते हैं सिंधु जल समझौता क्या है। सन 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच जल को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान थे। इन दोनों ने पाकिस्तान के कराची में वर्ल्ड बैंक के समक्ष एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में सिंधु, झेलम एवं चेनाब नदियों का 80% पानी पर कंट्रोल पाकिस्तान का होगा। बाकी 20% पानी पर कंट्रोल भारत का होगा। उसी प्रकार रावी, ब्यास, सतलज नदी का 80% पानी भारत कंट्रोल करेगा। बाकी 20% पानी पर पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। भारत हर आंसू का हिसाब लेगा। 26/11 हमले के बाद सिविलियन को निशाना बनाने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है। अब की बार भारत एक एक आंसू का हिसाब लेगा। भारत बहुत जल्द ही कराची एयरबेस को ब्लॉक करने वाली है,
जिससे उसकी विदेश से आने वाले सामानों को रोका जा सके। जब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी तो ये भिखमंगे अपनी औकात में आ जाएंगे और भारत से जंग लड़ने का गुरूर खत्म हो जाएगा। अब वक्त आ गया है पीओके से गंदगियों को साफ करने का। कतरा कतरा खून का हम अपना लुटाएंगे, बुरी नज़र देखने वाले तुझे मिट्टी में मिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।